सबसे पहले तो देख लो, हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं, जो हम सिंपली स्पीकिंग जो हम ये बोल रहे थे कि कार्ट के ऊपर से आप जंप कर रहे हो, कार्ट पीछे रिकॉइल कर रही है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सबसे इजी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन होगी और इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वाली प्रॉब्लम्स। अब रिकॉइल में मैंने थोड़ा सा चीजों को फैंसी बनाने के लिए गन, बुलेट वगैरह सब बना दिया। बेसिकली यहां पे देखो, यहां पे जो मैं एग्जांपल लेके चलूंगा वो तो ये कि हमने गन फायर करी, गन ने बुलेट को आगे पुश किया तो बुलेट गन को पीछे पुश करेगी। गन को अगर आप होल्ड नहीं करते हो या लूजली होल्ड करते हो तो गन की टेंडेंसी थोड़ी पीछे आने की होगी और सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको हम गन का रिकॉइल बोलते हैं। ये सब लेके हम प्रॉब्लम एक डिफाइन करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो हम कंसेप्ट यहां पे सीखेंगे वो खाली गन और बुलेट के लिए वैलिड नहीं होगा। जितनी भी आपकी इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पे दो चीजें साथ में थी पहले और एक चीज दूसरी चीज को धक्का देके अलग हो जाती है, एक आगे जाती है दूसरी पीछे जाती है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी इन सबको हम रिकॉइल वाली कैटेगरी में रखते हैं और इनको हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल है और इसमें देखो, सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद समथिंग वेरी सिंपल। मान लेते हैं, थोड़ी थ्योरी डिराइव करते हैं इसकी। मान लेते हैं कि M1 मास की बुलेट है, M2 मास का गन है। इनिशियली लेट अस से कि दोनों स्टेशनरी थे, फिर आप आए और आपने दबा दिया ट्रिगर अपनी आदत के अनुसार और बुलेट मान लो सपोज आगे गई विद अ वेलोसिटी v1। हमें निकालना है कि भाई गन पीछे कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगी। यू कैन सी कि गन ऑब्वियसली पीछे ही जाएगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेट अस से कि इसकी स्पीड v2 कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। नाउ देखो, वैसे रियल लाइफ में देखो तो गन ऐसा नहीं होगा कि गन बिल्कुल सीधे पीछे जाएगी। अगर मान लो सपोज गन के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो गन थोड़ा सा घूमते हुए पीछे जाएगी, लेकिन वो रोटेशन को अभी हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो देखो, इट्स वेरी इजी। सबसे पहली चीज तो आप ये देख लो कि इस तरह की प्रॉब्लम में आप सबसे पहले एक सिस्टम सही तरीके से पकड़ो। यू विल सी कि अगर आप सिस्टम के अंदर आप एक ऐसा सिस्टम मान लेते हो जिसमें बुलेट और गन है दोनों, इन दोनों को मिला के आप अपना सिस्टम मान लेते हो और ये आपको गिवन है कि कोई बंदा गन को पकड़ के नहीं खड़ा हुआ है, गन अगर फ्री टू मूव है बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि M1 M2 एक दूसरे के ऊपर जरूर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो वैसे ही अंदर जो उसके अंदर जो गन पाउडर होता है, बारूद जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जलता है। जलने से गैसेस बनती हैं और वो गैसेस एक्सपैंड करती हैं और वही बुलेट को आगे पुश करती है और वही गन को पीछे पुश करती हैं। तो गन की फायरिंग में अगर आप देखोगे तो गन पाउडर की केमिकल एनर्जी जो होती है वो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसकी वजह से जो फोर्स आता है वही दोनों को पुश करता है। लेकिन ध्यान से देखो कि वो जो भी फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है दोनों के बीच का, और अगर अपने साइड से मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं था देन आई कैन 100% से कि इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यार तो बढ़िया ही है, फिर तो हमारी बिल्कुल इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो सबसे पहले चेक करके देख लिया हमने कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। द आंसर इज हो रहा है। अब बाकी आप देख लो, इनिशियली एवरीथिंग वाज स्टेशनरी, सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम वाज जीरो। फाइनल लीनियर मोमेंटम अगर आप देखो, राइट साइड को मैं पॉजिटिव बोल देता हूं सपोज, तो बुलेट का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा M1 V1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, गन का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा M2 V2 नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये टोटल लीनियर मोमेंटम आपका अगर इनिशियल इक्वल टू फाइनल करते हो तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने का मतलब है कि जो रिकॉइल की वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल सिंपली हो जाएगी M1 V1 अपॉन M2। ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। नाउ ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज वेरी सिंपल, एक सेकंड में डिराइव होने वाली चीज है, तो यू डोंट हैव टू मग इट अप ऑब्वियसली, बट यू कैन इजीली सी कि अगर कभी भी अगर आपको गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी हो तो ये तरीका है, इस तरीके से आप गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेरी इजी। और आगे देखो, अब ये चीज तो यार बड़ी आसान हो गई और जेई मतलब मेंस एडवांस सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली एडवांस में जो पेपर सेटर्स हैं वो इतनी आसान चीजें तो देने वाले नहीं है, वो कुछ तो इसमें खेल खेलेंगे ही। अब क्या खेल खेलेंगे देखो, उसमें हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में या नेक्स्ट डेरिवेशन में हम इसको हल्का सा थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तब तो आप इसको आराम से एक सेकंड में सॉल्व कर दोगे, बट ट्रस्ट मी एडवांस में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली मेंस में भी इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो क्या करते हैं लोग, हल्का सा प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। देखो नेक्स्ट वाली जो पेज है उसमें आप देखो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मजल वेलोसिटी, नया वर्ड जो आ गया है मजल वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा अपन लेके चलते हैं। सी मजल क्या होता है, पहले तो देखो किसी भी बंदूक की जो नली होती है, पाइप जो होता है जिसके थ्रू गोली निकलती है, उसको ये लोग मजल बोलते हैं। और मजल वेलोसिटी का मतलब सिंपली होता है
वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि बुलेट और गन की रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल लैंग्वेज में जो होती है उसको ये लोग मजल वेलोसिटी बोलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे आपने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाने से पहले मान लो बुलेट इस जगह पे थी, गन के अंदर आप देखो रेड कलर से मैं बुलेट दिखा रहा हूं आपको, ट्रिगर दबाने के पहले बुलेट मान लो यहां पे थी और T इक्वल टू 0 पे आपने ट्रिगर दबा दिया तो केमिकल रिएक्शन अंदर गन पाउडर का शुरू हुआ, गैसेस बननी शुरू हुई और उससे गैसेस एक्सपैंड होने की वजह से बुलेट आगे के डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करती गई और गन थोड़ा थोड़ा पीछे के डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर दी गई। अब देखो, अगर मान लो सपोज इसको आप देखते हो, ये सिचुएशन एज आई सेड ये तो T इक्वल टू 0 पे थी, थोड़े से टाइम बाद अगर आप देखो बुलेट ने मान लो सपोज 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पकड़ ली है और गन ने मान लो पीछे अभी 1 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पकड़ी है। अभी जो बुलेट है वो गन से बाहर नहीं निकली है और इनके बीच में थोड़ी सी जगह जो है बैरल की, उसके अंदर गैस है जो अभी और एक्सपैंड करने वाली है। तो गैस अगर और पुश करती है, थोड़ी देर बाद बुलेट मान लो 40 की स्पीड पकड़ लेती है, गन मान लो सपोज 2 की स्पीड पकड़ लेती है, फिर उसके बाद बुलेट यहां से बाहर आती है। जब बुलेट बाहर आती है तो मान लो 80 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से बाहर आती है और उतने टाइम तक गन का बैरल जो है ये मान लो 4 मीटर्स पर सेकंड की बैकवर्ड स्पीड पकड़ चुका है। तो ये 80 फॉरवर्ड स्पीड है बुलेट की और 4 गन की बैकवर्ड स्पीड है। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी फाइनली सेपरेशन के टाइम पे, बीच में कहीं नहीं। आप ध्यान से देखो कि बीच में किसी पॉइंट पे देखोगे, ये अगर देखोगे तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी अभी खाली 21 हुई है, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी। तो जिस टाइम पे बुलेट गन से सेपरेट हो रही होती है उस टाइम पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको ये लोग मजल वेलोसिटी बोलते हैं। और इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो मैंने आपको एक तरीके से 84 मीटर्स पर सेकंड की मजल वेलोसिटी दे दी है। तो ध्यान रखना कि बुलेट और गन के सेपरेशन के टाइम पे जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो होती है मजल वेलोसिटी। और ये लोग कई बार प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको बुलेट की मजल वेलोसिटी दे देते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में आप देखो, इस प्रॉब्लम में मैं आपको देता हूं, सपोज मान लो कि लेट अस से कि मेरे पास गन का मास m1 है, बुलेट का मास m2 है और मैं आपको दे देता हूं कि बुलेट की मजल वेलोसिटी है 100 मीटर्स पर सेकेंड। अब बुलेट इज फायर्ड विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड और अब आपको पूछा है कि गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी, रिकॉइल वेलोसिटी को भी बोल देता हूं, गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालनी है। सपोज ये हमारा टारगेट है। अब देखो, अब इसमें ध्यान से देखना है कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगाएंगे, लेकिन अपन ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि अब जो बुलेट की वेलोसिटी है, बुलेट की जो फॉरवर्ड मोमेंटम होगी वो m2 v2 जो होगी वो हम हाफ kg मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हम बुलेट का मोमेंटम नहीं बोल सकते। बिकॉज ध्यान से देखो कि मोमेंटम लिखते टाइम आप जो वेलोसिटी यूज करते हो वो एक्चुअल वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। If momentum of bullet is m2 v2, then v2 is actual velocity of bullet with respect to ground. But ये जो velocity दी है आपको 100, ये with respect to ground नहीं है, ये कुछ गन वन की रिलेटिव है। तो therefore आपको इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बुलेट का अगर आपको लीनियर मोमेंटम चाहिए तो दिस इज 100% m2 v2, बट v2 इज नॉट 100, v2 विल हैव टू बी कैलकुलेटेड और वो थोड़ा सा हम रिलेटिव मोशन लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। सी हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वीबी माइनस वीजी, ये बोल सकते हो। ठीक है, रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला है और इन्होंने ये बोला है कि इसी चीज को ये लोग मजल वेलोसिटी बोलते हैं और यही चीज इन्होंने दिया आपको 100। सो 100 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। और गन की वेलोसिटी कितनी है? गन की वेलोसिटी है v, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। तो किधर डायरेक्शन में? उल्टे डायरेक्शन में माइनस लगाओगे। तो देयरफॉर बुलेट की जो वेलोसिटी होगी वो 100 माइनस v आपको पुट करनी होगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्चुअली मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये तो देखो मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, लेकिन दोज ऑफ यू हु आर कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल विद रिलेटिव मोशन विल से कि सर ये सब करने की जरूरत क्या थी। ये तो एक लाइन में बोल सकते थे। हमारी जो रिवर बोट वाली प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर मान लो सपोज आप लेट अस से कि एक रिवर के रिस्पेक्ट में 5 की स्पीड से जा रहे हो
और रिवर अगर 1 की स्पीड से पीछे जा रही है तो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो 5 - 1 होगी ना। बिल्कुल सेम चीज यहां पे भी है कि अगर आप गन के रिस्पेक्ट में 100 की स्पीड से जा रहे हो, मतलब गन को लगता है कि आप 100 की स्पीड से जा रहे हो और गन पीछे जा रही है एक स्पीड मान लो v से, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड होगी वो तो 100 - v ही होगी। ये आप रिलेटिव मोशन में रिवर बोट वाले कंसेप्ट से 1 सेकंड में भी बोल सकते थे, बट स्टिल इट इज बेटर कि थोड़ा सा ध्यान से चला जाए। तो मैंने अच्छे से धीरे से, बिल्कुल अगर आप मान लो वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत भूल भाल भी गए या एकदम से अगर मान लो नहीं भी क्लिक कर रहा है तो आप बेसिक से भी जाओगे तो उसको ऐसे डिराइव कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि आगे से रिकॉइल के किसी भी क्वेश्चन में आपको ये 3 स्टेप लिख के डिराइव नहीं करना। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बुलेट की एक्चुअल स्पीड होगी वो आपकी इस तरीके से लिखी जाएगी। नाउ मूविंग अहेड, तो अब अपन बोल सकते हैं, इस वाली लाइन के ऊपर वापस आ जाओ। अब अपन बोल सकते हैं कि बुलेट का जो एक्चुअल मोमेंटम होगा राइट साइड में वो जाएगा m2 मल्टीप्लाइड बाय 100 - v। ठीक है, m2 का भी वैल्यू लिख देता हूं। m2 मतलब बुलेट का मास। अब बुलेट का मास तो है 1/2 kg, ये बात है, भारी बुलेट है, आधा किलो की बुलेट बहुत होती है। तो ये हो गई आपकी लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखना कि लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन उसमें वेलोसिटी आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब गन के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, गन का जो लीनियर मोमेंटम है ये आप देख लो। गन की जो वेलोसिटी है ये कोई रिलेटिव नहीं है, ये जो v है ये तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो गन का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विच इज -2v। एंड नाउ यू कैन फाइनली से दैट p1 + p2 शुड बी इक्वल टू 0 बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसके आगे रोड स्मूथ है, इसके आगे सिंपल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते जाओ। तो 2v इज इक्वल टू 1/2 × 100 - v। सॉल्व कर लो इसको, 4v इक्वल टू 100 - v। v आ जाएगा आपका 20 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो दैट ह्यूज, जो गन है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से रिकॉइल करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कोशिश होती है कि अगर मान लो गन को आप होल्ड नहीं कर रहे हो, गन को ऐसे छोड़ दिया, इट्स समथिंग लाइक दैट कि आप मान लो कि आपके घर, मान लो सपोज कि घर पे मान लो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, बिल्कुल टाइल्स वाला फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, उसके ऊपर गन पड़ी हुई है। गलती से किसी वजह से अगर गन चल जाती है तो यू कैन इजीली सी कि बुलेट आगे जाएगी और गन अच्छी खासी स्पीड से घूमते हुए कुछ पीछे आएगी। अब वो घूमना अभी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन जहां पे कोई बंदा होल्ड नहीं कर रहा है। वहां पे अगर आप देखो तो गन एक्चुअली काफी अच्छी स्पीड से पीछे आने की कोशिश करती है। बट वो अलग बात है कि हमारा मजबूत हाथ उसके पीछे होता है तो उसको ज्यादा रिकॉइल करने नहीं देते हम, वो अलग बात है। बट दिस इज बेसिकली द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब आप देखो, ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा है, इस क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा और थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी भी लगा है। मजल वेलोसिटी वर्ड जहां पे भी आ जाएगा वहां पे आप ध्यान से देखना कि आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा जो भी हमने किया है। और इस तरह से मजल वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस थोड़े से बेटर माने जाते हैं रिकॉइल के क्वेश्चंस में एज कंपेयर टू योर नॉर्मल क्वेश्चंस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एडवांस्ड हो चाहे वो मेंस हो, उसमें वो जनरली उनकी टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा सा मजल वजल वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस दें, ताकि बच्चों का एक ही क्वेश्चन में मोमेंटम का कंसेप्ट भी चेक हो जाए, रिलेटिव मोशन भी चेक हो जाए। तो वो थोड़ा सा उनकी टेंडेंसी मजल वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस देने की ज्यादा रहती है। ओके, चलो देखो, एज फार एज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाज कंसर्न, ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली, रिकॉइल वेलोसिटी वगैरह निकाल ली। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर कई बार आते हैं जिसमें आपको मजल वेलोसिटी देते हैं और रिकॉइल वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं। तो यहां पे स्पीड बिल्ड करने के लिए बेटर रहेगा कि मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करके दे दूं, और वो फॉर्मूला काफी काम आता है। उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करके आप काफी टाइम बचा सकते हो अपना। देखो क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं। सी, जैसे मैं सबसे पहले अब ये फॉर्मूला अगर निकालने वाला हूं तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से हटा देता हूं। अब खाली सब कुछ वेरिएबल्स के टर्म्स में। गन का मास मान लो m1 है, बुलेट का मास मान लो m2 है, और मान लेते हैं कि बुलेट की जो मजल वेलोसिटी है, बुलेट को हमने जो फायर किया है मजल वेलोसिटी, वो आपको गिवन है v0। सो लुक केयरफुली, आपको क्या क्या चीजें गिवन है, गन का मास, बुलेट का मास और आपकी मजल वेलोसिटी, ये 3 चीज जनरली गिवन रहती हैं। और ये लोग पूछते हैं जनरली कि भाई रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी ये v1 है, ये हमारा टारगेट है, ये हमें निकालना है। तो अब ये किस तरीके से निकालेंगे, इनफैक्ट किस तरीके से निकालेंगे तो आपको पता ही है, बट मैं बस एक फॉर्मूला निकाल के दे देता हूं, बिकॉज वो फॉर्मूला क्वेश्चंस में टाइम बचाने के लिए काफी यूज होता है। बिना उस फॉर्मूले के भी आप मेथड तो समझ ही गए हो, आप इस तरह का हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू नो वेरी वेल कि टाइम इज द थिंग विच इज ऑलवेज शॉर्ट, तो उसको बचाने के लिए कुछ एक फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे तो बेटर रहेगा। देखो अब ये देखते हैं कि हमें ये तो पता ही है कि हम लीनियर मोमेंटम इधर वाला उधर वाला इक्वेट करने वाले हैं, वो सब तुम्हें पता ही है, लेकिन लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देख लो बुलेट की जो वेलोसिटी आपको दी है वो विद रिस्पेक्ट टू गन दी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है v2, और ये v2 हमें पता है ये हो जाएगी रिलेटिव मोशन, अभी हमने लगाया था, ये रिलेटिव मोशन लगा के हो जाएगी v0 माइनस v1। तो ध्यान से देखो v1 v2 जो लेटर्स मैंने रिजर्व रखे हैं ये वेलोसिटीज वो वेलोसिटीज हैं जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और मजल वेलोसिटी एक अलग ही लेटर था v0, वो मैंने मजल वेलोसिटी के लिए यूज किया है। और ये सबसे छोटा सा बट इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम का कि हम किस तरह से रिलेटिव मोशन लगा के बुलेट की वेलोसिटी को कन्वर्ट करते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और एक बार ये कर लिया तो फिर आप देख लो कि बुलेट का जो राइटवर्ड मोमेंटम है वो हो जाएगा m2v2, गन का जो लेफ्टवर्ड मोमेंटम है ये हो जाएगा m1v1। दोनों कैंसिल आउट करने हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स को मैंने इक्वल कर दिया है, और उसके बाद का खेल आप खेलना जानते ही हो, v2 की जगह v0 माइनस v1 रख दो और कर लो आगे सॉल्व। कुछ भी नहीं करना है इसके आगे, उसको सॉल्व कर लो। तो m2v0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल थिंग इनटू v1, और भाई देख लो निकालना क्या था, v1 ही निकालना था अपने को रिकॉइल वेलोसिटी, तो v1 हो जाती है आपकी m2v0 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके पास आ जाती है v1 की वैल्यू, ये आपका आ जाता है v1। तो ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी, किस चीज की वेलोसिटी, ये हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी आ गई है गन की। और उस फॉर्मूले को बड़े अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज यू माइट से कि सर हमें तो बेसिक्स क्लियर है, कई बच्चे होते हैं स्टेज पे कहते हैं सर बेसिक्स तो हमें क्लियर हो गए थे शुरू से ही, तो हम फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, तो वैसे भी बड़ी छोटी सी डेरिवेशन लग रही है, एग्जाम में आएगा तो हम डिराइव कर लेंगे। मत करना, बिकॉज ध्यान से देखो फिजिक्स में शुरू से ही मैंने आपको मिनिमम फॉर्मूले याद करवाए, लेकिन जहां जहां फॉर्मूला आपका टाइम बचाता है एग्जाम में वो फॉर्मूला मैं आपको जरूर बताता हूं, वो जरूर याद करवाता हूं, बिकॉज देखो एक्सपीरियंस से मैंने देखा है पुराने जितने पेपर्स हुए हैं उन सब में जितने क्वेश्चंस आए हैं, आई हैव स्टडीड देम वेरी डीपली, और ये मैंने देखा है कि कहां कहां फॉर्मूले याद करने से फायदा होता है और कहां कहां यूजलेस फॉर्मूले भी होते हैं। गाइड्स में अगर आप देखोगे तो कई बार बड़े यूजलेस फॉर्मूले भी होते हैं, वो सब मैं याद नहीं करवाता, लेकिन जहां जहां मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये फॉर्मूला याद करना है, फिर वहां क्वेश्चन नहीं करना है, वहां पे आपको चुपचाप वो फॉर्मूला याद कर लेना है। बिकॉज अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखो रिकॉइल विकॉइल वाले कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक कार्ट है, कार्ट के ऊपर 3 बंदे खड़े हैं, पहले एक इधर कूदता है, फिर दूसरा उधर कूदता है, फिर तीसरा इधर कूद जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ तीनों के जंप करने के बाद गाड़ी की कितनी वेलोसिटी होगी। या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि गाड़ी के ऊपर n बंदे खड़े हैं, अब वो n बंदे एक एक करके कूद जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला अगर आपको n बार लगाना है तो आप फिर भी लगा लोगे, लेकिन अगर आपको n बार ये हर चीज पूरी की पूरी चीज n बार आपको डिराइव करनी है तो इट विल टेक टू मच ऑफ योर टाइम। तो बात ये है इन शॉर्ट कि ये फॉर्मूला याद करना है, और ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें आप देख लो कि ऑब्वियसली अगर मजल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा होगी, नो डाउट अबाउट दैट। पूरे सिस्टम का वजन ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, सिर्फ ओवरऑल इनर्शिया अगर ज्यादा होंगे तो रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। दूसरा लास्ट में देखो कि अगर भारी होगी बुलेट, m2 क्या था, m2 था बुलेट का मास, भारी बुलेट अगर आप फायर करोगे तो वो आपके ऊपर भारी फोर्स लगाएगी, तो आपकी रिकॉइल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो फॉर्मूले को याद भी थोड़ा सा समझ के करोगे तो आराम से याद भी हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सबसे पहला फॉर्मूला आ गया है। और ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में मजल वेलोसिटी के टर्म्स में या रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन दिया है तो आप ये यूज करो, और अगर सिंपल क्वेश्चन दिया है तो फिर हमारी जो पिछले पेज के ऊपर जो हमने थ्योरी देखी थी वो तो आप डायरेक्टली यूज कर ही लोगे। सो दैट इज वन थिंग। और आगे देखो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं उसके ऊपर बिफोर वी मूव अहेड। सी जैसे यहां पे देखो कि मान लो मेरे पास, अब मैं अपग्रेड हो गया हूं, मेरे पास बंदूक नहीं, अब मैं मान लो आर्मी में ऊपर की पोजीशन में पहुंच गया हूं, अब मेरे पास पूरा एक टैंक है कि भाई टैंक चलाओ आप, और अब आप टैंक चला रहे हो, टैंक आपका जा रहा था मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सामने से आपको आता हुआ दिखा दुश्मन, आपने बस बटन दबा दिया और गोला फायर कर दिया। अब आपको सारा डेटा यहाँ पे दिया है, टैंक की स्पीड है 90 टी क्या है, टन भारी होता है टैंक, तो 90 टन का 90 टन का तो टैंक है, और गोले भी ये भारी भारी फायर करेगा। अब की बार कोई हाफ के जी की बात नहीं है, सीधे 10 टन का गोला आपने एनिमी के ऊपर फायर कर दिया है 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
अब दुश्मन का क्या होगा वो तो एक अलग कहानी है। हम तो थोड़ा सा ये एटलीस्ट निकालने में अभी इंटरेस्टेड है कि भाई जब आपने गोला फायर करा नहीं था, जब तक नॉर्मल सिचुएशन थी, तब तक आपके टैंक की वेलोसिटी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। गोला फायर करने से ऑब्वियसली गोला अगर आगे जाएगा तो वो टैंक को पीछे पुश करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली टैंक की स्पीड थोड़ी सी कम होगी, जो भी होगी वो 20 तो नहीं बचेगी, एटलीस्ट कुछ तो कम होगी वेलोसिटी। माय क्वेश्चन इज दिस कि वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमें निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ टैंक जस्ट आफ्टर द शेल इज फायर्ड, ये हमारा टास्क है। सिंपल काम है। देखो क्या करना होगा, हम इसमें वही आइडियाज लगाते हैं। देखो ऑल्दो यू माइट से एट दिस स्टेज कि सर हमने वो जो फॉर्मूला डिराइव किया था, मैं आपको पिछले पेज पे लेके चलता हूं एक सेकंड के लिए। ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, कई बार बच्चों को लगता है कि सर इसमें एक ना लिमिटेशन है इस फॉर्मूले का, कि हमने उस केस के लिए डिराइव किया था जहां पे एक स्टेशनरी गन को हमने फायर किया है, लेकिन यहां तो मूविंग टैंक है। सी ध्यान से देखो, इसमें गन की और बुलेट की पूरे सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और इसलिए हमने इस तरह का इक्वेशन बना के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर ये फॉर्मूला तो खाली तब चलेगा जब इनिशियली सब कुछ स्टेशनरी हो। माय आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। ये फॉर्मूला हमेशा चलता है, बस आपको उसको सही तरीके से चलाना होता है। देखो क्या क्या करोगे इसको, देखो आप एक सेकंड के लिए 20 मीटर्स पर सेकंड को नेग्लेक्ट कर दो, भूल जाओ, कोई टैंक वैंक नहीं चल रहा था, टैंक आपका स्टेशनरी था मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है। अब आप ये देख लो कि टैंक की जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी उसको हम निकाल लेते हैं एक सेकंड के लिए। स्टेशनरी टैंक अगर होता तो इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी होती ये हो जाती है आपकी m2 अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी इधर 90 रखेंगे। तो जरा एक सेकंड के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो गोले का मास है ये 10 टन है, टन जो यूनिट है वो तो कैंसिल ही हो जाएगी, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। और 90 प्लस 10 नीचे आ जाएगा। मजल वेलोसिटी है आपकी 90 मीटर्स पर सेकेंड। सो यू कैन इजिली सी कि ये सब खेल खेल के आपको मिल जाएगा 9 मीटर्स पर सेकेंड। 9 मीटर्स पर सेकेंड की आपको आएगी रिकॉइल वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर एक स्टेशनरी टैंक से आप फायर करते और उसको रिकॉइल होने देते, ग्राउंड में फ्रिक्शन विक्शन नहीं होता, तो ये टैंक आपका 9 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से डेफिनेटली रिकॉइल करता, अगर ये स्टेशनरी होता तो। लेकिन ये टैंक तो अपना 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। अगर ये 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था तो आपको बस एडजस्टमेंट इतना करना है कि इसमें से 9 मीटर्स पर सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर इसकी वेलोसिटी 0 होती तो आंसर सीधे 9 हो जाता, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी 20 है तो बस इस 9 का मतलब जो 9 आपका आता है उसका मतलब यह है कि रिकॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो इसको 9 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में देगा। अब अगर 0 था तो 0 माइनस 9 गिव्स यू -9, अगर 20 था तो 20 माइनस 9 विल गिव यू 11 मीटर्स पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही टैंक अगर मान लो 50 की स्पीड से चल रहा होता तो 50 माइनस 9 विल गिव यू 41 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो आपकी वेलोसिटी आती है इधर से, इस वाले फॉर्मूले से जो वेलोसिटी आती है, दिस इज एसेंशियली द चेंज इन वेलोसिटी, कि रिकॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है ये इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी को कितना बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज कर देता है। और इस प्रॉब्लम का अगर आप देखो तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर सिंपली हो जाएगा 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। तो टैंक एक फायरिंग के बाद अगर आप देखोगे तो टैंक की वेलोसिटी 11 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। और इसको थोड़ा सा अगर आप और टेक्निकल टर्म्स में देखना चाहो, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, जो मैंने लॉजिक दिया है दैट लॉजिक इज काइंड ऑफ सफिशिएंट, बट फिर भी इफ यू आर लुकिंग टू गो विद मोर टेक्निकल टर्म्स तो अपन ऐसा भी देख सकते हैं कि मान लो इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को हम एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम से देख रहे थे जो 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। इस पूरी प्रॉब्लम को थ्रू आउट हम इस ग्रीन वाले रेफरेंस फ्रेम से देखते हैं जो 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। तो ये रेफरेंस फ्रेम एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये वो सब वैलिड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एवरीथिंग इज वैलिड, और कोई सूडो फोर्स की इंपल्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देयरफॉर इस रेफरेंस फ्रेम से 20 मीटर्स पर सेकेंड से के रेफरेंस फ्रेम से आप जो भी कुछ अपनी थ्योरम्स लगाने वाले थे वो सब वैलिड रहेंगी यहाँ पे। तो अगर वो सब वैलिड रहेंगी तो उनसे डिराइव करा हुआ ये फॉर्मूला भी वैलिड रहेगा। तो इस रेफरेंस फ्रेम से अगर आप देखोगे तो आपको टैंक की वेलोसिटी -9 दिखाई देगी, और इसी को अगर आप ग्राउंड में कन्वर्ट करोगे तो 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में सी सम स्टूडेंट्स लव दीस टेक्निकल टर्म्स, तो अगर आप टेक्निकल टर्म्स में भी देखना चाहो रिगरसली बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। ऑल्दो इस सब की जरूरत नहीं है, सब तो खाली सुनने कहने सुनने में अच्छी चीजें लगती है तो बोल देते हैं टीचर्स। अदरवाइज
नॉर्मल तरीके से देखोगे तो भी 20-9 करके आपका आंसर आ जाएगा। सो गुड थिंग इज दिस कि ये फॉर्मूला बड़ा पावरफुल है। इवन अगर मूविंग गाड़ी से भी अगर आप चीजें फायर करते हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, बस इसको सही तरीके से आपको लगाना है जैसे हमने यहां पे लगाया था। सो दिस इज वन थिंग। और आगे देखो, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। अब इसमें भी कोई नई बात नहीं आएगी, बस उसमें फर्क ये है कि मैंने एक की बजाय 2 गोले फायर कर दिए। तो अभी आप देखो, देयर इज अ गन विच इज माउंटेड ऑन अ रेल बोर्ड कार और समथिंग व्हाटएवर। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि टैंक टाइप की एक चीज है बेसिकली। और अब ये टैंक वैंक का इन्होंने सारे डिटेल्स दिए होंगे। तो एक काम करो, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, माइंड में 2-3 बार घुमा फिरा लो, फिर उसके बाद इसको मिलके सॉल्व करेंगे। आगे देखो, इन्होंने बोला है कि जो कार वार है इसका मास, ऑपरेटर का भी मास जोड़ दिया है, ये 50 m है और m इज द मास ऑफ वन शेल। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो पूरे सिस्टम का मास इन्होंने सब कुछ मिला के 50 m तो दिया है। और फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं मजल वेलोसिटी 200 दी है, वेरी नाइस। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि रिकॉइल स्पीड ऑफ कार निकालना है आफ्टर सेकेंड शॉट। ठीक है भाई, 2 शॉट फायर कर रहे हैं, एक के बाद एक 2 गोले आपने फायर कर दिए। तो अब रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये मान लो सपोज अपना पूरा गन वन वाला सिस्टम है। अब आप देखो कि जो गोला आप फायर कर रहे हो इसका मास है और इसकी मजल वेलोसिटी आपको दी है 200। और जब पहला शॉट फायर करोगे तो जो बचा हुआ मास होगा ऑपरेटर, गाड़ी, ये वो सब कुछ मिला के वो हो जाएगा 49 m स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। तो 49 m विल बी रिकॉइलिंग आफ्टर फर्स्ट शॉट। और इसकी रिकॉइल वेलोसिटी को मैं 1 सेकंड के लिए बोल देता हूं v1। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लगाने वाले हैं पहले शॉट के बाद। तो पहले शॉट के बाद अगर आप देखो तो जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी, फॉर्मूला क्या था एक बार मैं साइड में लिख देता हूं, फॉर्मूला था m1/m1 + m2 इंटू v0। m2 था शायद यहाँ पे, वो ऊपर आप m1 लिखो m2 लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको दिल में क्लियर होना चाहिए कि जो ऊपर वाला मास है वो इस गोले का मास होता है बेसिकली, बिकॉज भारी गोला फायर करोगे तो भारी रिकॉइल होगा। तो ये आपकी रिकॉइल वेलोसिटी का रिजल्ट होता था। और अब इसको हम यूज कर लेते हैं। सी, पहली बार जब रिकॉइल होगा तो उसके लिए आप देखो कि जो गोला आपने फायर किया है इसका मास ऊपर जाएगा, सिस्टम का टोटल मास मतलब कि 50 m ये नीचे आएगा और ये आपका 200 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर आएगा। तो इसको जरा थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो तो ये हो जाता है 40 लिख दिया था मैंने, 40 नहीं 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो सबसे पहले शॉट के बाद तो आपकी गाड़ी 4 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से रिकॉइल करने लगेगी। वेरी नाइस। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद की सिचुएशन आप देखो। इसके बाद अब हम दूसरा शॉट फायर करने वाले हैं, लेकिन अभी दूसरे शॉट में थोड़ा सा ध्यान से देखना, दूसरे शॉट में थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा आपका। सी, लेट मी ड्रॉ अनदर फिगर फॉर दैट। जब दूसरा गोला फायर करोगे तो गोले का तो मास m ही रहेगा, लेकिन अब जो बचा हुआ मास है वो 48 m रहेगा। पहला वाला गोला तो अपने रास्ते निकल गया, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब सेकेंड फायरिंग जो हो रही है उसके लिए ये फिगर बनेगी। तो यहां पे आप देखो, अब यहां पे जो रिलेटिव जो वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में मिलती है इसको एक तरीके से मैं v2 बोल देता हूं, चलो मान लो। तो जब सेकेंड फायरिंग हो रही है उस समय अगर आप देखो तो 4 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी सिस्टम की पीछे बन चुकी है। तो वैसे अगर आप बिल्कुल बेसिक से जाना चाहो तो आपको ये लेना पड़ेगा कि ये सब 4 मीटर्स पर सेकेंड से पीछे जा रहा था, लेकिन मत लो। आप मान लो सेकेंड फायरिंग के टाइम पे आप मान लो कि ये सब कुछ स्टेशनरी था, इसके मोशन को भूल जाओ। और रिकॉइल की वजह से कितनी वेलोसिटी इसको पीछे मिलेगी उसको मैंने बोल दिया है v2। v2 इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ टोटल वेलोसिटी ऑफ टैंक, ये एडिशनल जितनी मिल रही है उसको मैं बोल रहा हूं v2। तो अब ये v2 हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 49 m मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, ये हो जाएगा 200 बाय 49। ठीक है, ये क्या चीज हो गई, ये आपकी वो वेलोसिटी हो गई जो सेकेंड शॉट की वजह से रेल रोड कार को मिली है पीछे। तो रेल रोड कार को फर्स्ट शॉट की वजह से ये वेलोसिटी मिली, सेकेंड शॉट की वजह से ये वेलोसिटी मिली। अब अगर ये दोनों वेलोसिटीज मिली और मिली है तो टोटल वेलोसिटी कितनी मिली, v1 + v2। तो रेल रोड कार की 2 फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v1 + v2। ये हो जाएगी आपकी 4 + 200 बाय 49। ये बात है। और इसको जरा आप आगे कैलकुलेट करके देख लो, ये आपके पास टोटल वेलोसिटी आ जाती है। और इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, ये
you can easily see this will come out to be 396 divided by 49 meters per second। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये तो अभी हम खाली ट्रेलर देख रहे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम से, आगे चल के हम इसमें और बड़ी प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये क्लियरली रिजल्ट पता है और ये भी पता है कि इसका सही यूज किस तरीके से करना है, तो फटाफट आप इसको 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार भी लगाओ, आप इसको लगा के आराम से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। और इसी प्रॉब्लम को मुझे याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे ये सब थ्योरी नहीं पता थी, ये सब रिजल्ट मेन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब नहीं पता थे। मुझे खाली बेसिक आइडिया पता था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो आई वाज लाइक वेरी मच अफ्रेड ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें मुझे मेरा स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर एक ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एक बार फायरिंग हो रही है, वो तो मैं फिर भी सॉल्व कर लेता था। जहां 2-3 बार फायरिंग होती थी, फिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे रिजल्ट नहीं पता था, तो मैं हर बार बिल्कुल बेसिक से जाके जीरो से मोमेंटम कंजर्वेशन ये वो लगा के सब निकालता था, निकल आता था, बट बहुत लेंदी पड़ता था। तो फाइनली मुझे एग्जाम के पहले ये रियलाइज हो गया था कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे मोस्टली छोड़ देना है। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मुझे छोड़ देना है, बिकॉज बेसिक से करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला था। बेसिक्स के सिवा मेरे पास कोई तरीका था नहीं। बट लकीली यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, यू हैव अ वेरी नाइस लिटिल मेथड जिससे आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को आराम से 100% टैकल कर सकते हो। तो फिजिक्स में ध्यान रखना, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो होते हैं बेसिक्स। बेसिक्स की इंपॉर्टेंस कभी भी अंडरमाइन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग रन में बीटेक लेवल पे जब आप देखोगे या एडवांस में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बेसिक्स ही आपके काम आएंगे। लेकिन रैंक बनाने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है एग्जाम में, उसके लिए आपको कई जगहों पे ट्रिक्स, टेक्निक्स, फॉर्मूले ये सब की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जितने भी टॉपर्स होते हैं, ये कभी मत सोचना है कि टॉपर्स खाली फॉर्मूले रट के या फॉर्म ट्रिक्स उनको बहुत सारी पता होती है उससे हो जाता है काम, नहीं। उनके बेसिक्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनको पता होता है कि वो बेसिक्स कहां लगने और कहां नहीं लगने, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले अपने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लगा के देखते हैं अच्छा ये वो 1-2-3 चीजें, मतलब वो विद इन अ फ्यू सेकंड्स 2-3 आइडियाज लगा के देख लेते हैं कि इसमें हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स लग रही है या नहीं लग रही है। अगर उनमें से कोई लग रही होती है तो वो लगा के सॉल्व करके फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, और नहीं लग रही होती तो दे आर इक्वली गुड एट बेसिक्स ऑल्सो। वो फिर वो कंफर्टेबली आराम से बेसिक्स पे आते हैं, बेसिक्स लगा के सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, मास्टरी दोनों चीजों की होनी चाहिए। कोर कंसेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद इधर उधर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, दे आर लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो केक का बेस भी बहुत जरूरी है लेकिन उसके ऊपर की आइसिंग भी बहुत जरूरी है। दोनों आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको अच्छी रैंक निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूं 2 डायमेंशनल केस के ऊपर। सी, हमने यहां तक देखा था कि जो गन थी हमारी, जो गन वन थी वो फायरिंग कर रही थी, ये सब बुलेट भी आगे जा रही थी, गन भी पीछे आ रही थी, एवरीथिंग वाज इन 1 डायमेंशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन के ऊपर फायरिंग आपको हॉरिजॉन्टली नहीं करनी होती, इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में एंगल के ऊपर चीजें फायर करनी होती हैं। तो अब एंगल के ऊपर अगर आपने कोई शेल वगैरह फायर किया है तो उस केस में क्या होता है, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। और यहां पे भी देखना कोई बहुत नई बात नहीं आएगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वेरी इजीली इन एग्जाम। सी, मान लो सपोज अभी मेरे पास सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक टैंक है, कैनन है, कुछ भी है मान लो, इसमें से मैं एक शेल फायर कर रहा हूं। शेल का मास मान लो m1 है, टैंक का मास मान लो, कैनन का मास मान लो m2 है, और कैनन में बढ़िया व्हील्स लगे हुए हैं। जनरली कैनन में पीछे किस तरह की चीज भी होती है, ये रिकॉइल को रोकने के काम आती है, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई ना, एक लोहे का बड़ा सा अटैचमेंट लगा होता है। मैंने जानबूझ के हटा दिया ताकि अपनी जो कैनन है बड़े फ्रीली रिकॉइल करे, आराम से पहिया वहिया पूरा प्रॉपर लगा दिया है इसके अंदर। तो अब मान लो सपोज शेल का मास और कैनन का मास आपको दे दिया है, और आपको मैं फर्दर दे देता हूं कि अभी जो ये शेल निकलेगा इसकी मजल वेलोसिटी है v0। ध्यान से देखो कि मैं सीधे मजल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, बिकॉज सिंपल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर v0 दी होती देन द प्रॉब्लम वुड बी वेरी इजी, फिर तो मजा ही नहीं आता। तो मैंने डायरेक्टली मजल वेलोसिटी दी है v0, और ये मान लेते हैं कि गन का जो बैरल है वो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइंड है। तो देयरफॉर ध्यान से देखो, जो जो चीजें आपको ग्रीन कलर से लिखी हैं, m1 m2 v0 थीटा, ये सारी चीजें आपको गिवन है। और अभी इसके बाद जो मैं रेड कलर से लिखने वाला हूं वो आपको निकालना है, और आपको पता ही है क्या आपको निकालना है, जो रिकॉइल वेलोसिटी है v2, ये v2 आपको निकालनी है, ये अपना टारगेट है। तो अब देखो क्या करेंगे, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हम v0 को रिजॉल्व कर लेंगे। सेम
वी नॉट को आप रिजॉल्व कर लो। एक सेकेंड के लिए अगर आप गन का मोशन नेग्लेक्ट करो तो वी नॉट के जो कंपोनेंट आ जाते हैं, बुलेट के जो शेल के जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी वी नॉट कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटीज तो आ जाएंगी अगर आप गन की रिकॉइल को नेग्लेक्ट करते हो तो। लेकिन गन तो कर रही है रिकॉइल, अगर कर रही है तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और कंसिडर करना हमें खाली एक्स डायरेक्शन में पड़ेगा, बिकॉज गन का जो भी मोशन है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। तो देयरफॉर यू कैन से कि अब अगर वाई डायरेक्शन को देखो तो वाई डायरेक्शन में की वेलोसिटी को गन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जो ये वेलोसिटी है ये तो आपकी बुलेट की जो भी वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आपकी वी नॉट साइन थीटा ही रहेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, इसको मैं v1 बोल देता हूं एक सेकेंड के लिए। v1 क्या है? v1 इज द वेलोसिटी ऑफ शेल इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो x डायरेक्शन में आप देख लो v नॉट कॉस थीटा माइनस v2, जो रिलेटिव मोशन अपन लगाते थे वो हमें खाली x डायरेक्शन में लगाना होगा, बस इतनी सी बात है। तो x डायरेक्शन में अगर आप रिलेटिव मोशन लगा दो तो ये आपके पास बुलेट की वेलोसिटी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन। और अब इसके बाद हमारे पास पूरी की पूरी सिचुएशन तैयार है। नाउ लुक केयरफुली कि y डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, बिकॉज y डायरेक्शन में अगर आप देखो तो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, तो y डायरेक्शन में तो प्रॉपर फोर्सेस हैं, तो y डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बिल्कुल कंजर्व नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम 100% कंजर्व होगा। तो आप देख लो x डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था, x डायरेक्शन में फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m1v1 माइनस m2v2। और अब आप देख लो इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम हम इक्वेट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू m1 इंटू नाउ v1 की जगह v नॉट कॉस थीटा माइनस v2 पुट कर दो, m2 v2 तो है ही, और इसको अब आगे सॉल्व कर लो। देखो ये प्रॉब्लम मैंने बस खाली डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूं जस्ट इन ऑर्डर टू शो यू कि इसमें कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं होने वाली है, रफली वही सब चलेगा जो हम पहले चला रहे थे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन सी कि ये सब कुछ सॉल्व करोगे तो आपको जो रिकॉइल वेलोसिटी है v2 ये मिल जाएगी फाइनली m1 v नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ध्यान से देखो ये रफली वही रिजल्ट है जैसा रिजल्ट हमने पहले अभी याद भी किया था, बिकॉज यू कैन सी कि अगर वन डायमेंशनल केस था तो वन डायमेंशनल केस में अगर मसल वेलोसिटी v नॉट थी तो v नॉट इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 ये हमारी रिकॉइल वेलोसिटी आती थी। यहाँ पे बस इतना फर्क पड़ा है कि वो v नॉट जो होता था v नॉट की बजाय v नॉट कॉस थीटा आ गया है, बाकी ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन आपका 100% सेम है। तो इट इज वेरी इजी कि अगर मान लो सपोज किसी प्रोजेक्टाइल को भी आप एंगल पे फायर कर रहे हो, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, और वहां अगर आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है गन की, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला चलेगा m1 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2, बस v नॉट की जगह आप v नॉट कॉस थीटा डाल दोगे, बस बात खत्म। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स ध्यान रखना कि बुलेट की वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट भी होगा जो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें रिकॉइल का कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलेट की वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v नॉट साइन थीटा। ये आपकी बुलेट की वेलोसिटी के x और y बुलेट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो ये है, और गन की रिकॉइल वेलोसिटी का वैल्यू इतना हो जाएगा, ये बात है। तो एक प्राइमरी चीज तो ये है कि हमने रिकॉइल वेलोसिटी वगैरह सब निकाल लिया। और दूसरा आप देखो बाकी, अब इसमें अगर मान लो सपोज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी लगाना है, अब इन्हें अच्छे क्वेश्चंस बनाने हो तो क्या करते हैं, अभी आप देखो इस प्रॉब्लम में हम अभी तक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा चुके हैं और थोड़ा सा रिलेटिव मोशन लगा चुके हैं, ये दोनों चैप्टर्स तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसमें। लेकिन अब इसमें अगर इन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन भी लगाना है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, रेंज कितना होगा, तो ये सब भी हम निकाल के देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तो फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो डिपेंड करते हैं खाली y कंपोनेंट्स के ऊपर। और अब आप देख लो कि y कंपोनेंट तो रिकॉइल से कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, रिकॉइल से इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, x कंपोनेंट के ऊपर। तो देयरफॉर पहली बात तो ये छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात है कि रिकॉइल हो या ना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो वही रहने वाला है, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
और बाकी आप देख लो रेंज, रेंज के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा वो जरा हम निकाल के देखते हैं। सी सबसे पहले तो देखो कि अगर मान लो सपोज मैंने गन को बिल्कुल पकड़ लिया होता कि यार नहीं रिकॉइल करने दूंगा तुझे, बिल्कुल मतलब खली को लगा दिया होता पीछे कि भाई होल्ड करके रखे उसको, गन नहीं रिकॉइल होनी चाहिए, तो आप देख लो कि अगर गन को आप रिकॉइल करने ही नहीं दोगे, ये चीज अगर जीरो कर दोगे, तो जो मजल वेलोसिटी होगी यही इसकी असली वेलोसिटी हो जाएगी अगर v2 जीरो हो जाएगा। तो अगर रिकॉइल नहीं होने देते तो v0 ही इसकी असली वेलोसिटी होती, और उस केस में जो रेंज आ जाती वो मैं जरा एक सेकंड के लिए लिख देता हूं यहां पे। अगर हम रिकॉइल नहीं होने देते हैं तब जो रेंज आ जाएगी ये हो जाएगी आपकी u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये तो आपकी ओरिजिनल रेंज है कि अगर रिकॉइल नहीं होने देते तो, लेकिन रिकॉइल तो हो रहा है, और अगर रिकॉइल हो रहा है तो उसमें अब कितनी रेंज आएगी वो जरा हम निकाल के देख लेते हैं। सी v1 v2 सब अपने पास है, अब जरा कैलकुलेट करते हैं। देखो याद करो रेंज का जो फॉर्मूला होता था जो हमने ऊपर लिखा है, इस फॉर्मूले को हमने देखा था कि हम इसे ux और uy में तोड़ लेते थे कई बार। रेंज के फॉर्मूले को हम इस तरीके से कई बार लिखते थे, रेंज इज इक्वल टू 2ux इंटू uy डिवाइडेड बाई g, ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप देखो कि अगर रिकॉइल हो या ना हो, uy तो वही रहने वाला है, खाली रिकॉइल की वजह से इफेक्ट जो पड़ता है वो इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के ऊपर पड़ता है, और इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखो तो ये है v1 और v1 है आपका इतना। तो हम रिकॉइल के केस में अगर आपको रेंज निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें 2 और uy और g तो अपने सिंपल है, इन्हें तो डायरेक्टली पुट कर देंगे इनको, और ux की जगह में ये पूरी की पूरी चीज पुट करने वाला हूं। तो जरा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यू विल सी कि v0 cos थीटा तो है ही अपना, इसमें v2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो v2 हो जाएगा m1 इंटू v0 cos थीटा। ये ठीक है, कुछ नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन है। v0 cos थीटा कॉमन ले लो और जरा डिफरेंस ले लो, तो ये हो जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका v1। v1 मतलब बुलेट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट एक्चुअल वाला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसको अभी अपन यूज करने वाले हैं। नीचे वाला रिजल्ट हटा देते हैं, इसका आपको यूज बचा नहीं है प्रॉब्लम में। तो ये हमारे पास आ गया है ux, अब इसको यूज कर लो। तो अब रिकॉइल के साथ या रिकॉइल के केस में जो रेंज आएगी ये हो जाएगी 2/g इंटू v0 cos थीटा इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। यार भारी सा कुछ रिजल्ट लग रहा है ये, और uy इसके अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे, uy था अपना v0 sin थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये देख लो कि आपके 2 इंटू दिस इनको तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप देख लो, ये हो जाएगा 2 v0 स्क्वायर, इनफैक्ट 2 की भी जरूरत नहीं है इसमें, 2 को तो हम sin 2 थीटा के अंदर डालने वाले हैं, v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये सारे कैलकुलेशंस हम जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एंड में जो रिजल्ट आता है बड़ा मस्त और प्यारा सा रिजल्ट आता है, जो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही याद हो जाता है। और यू कैन इजीली सी कि अब अगर मान लो इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपको अगर पूरा बेसिक से सॉल्व करना है किसी स्टूडेंट को तो उसको बड़ा लंबा पड़ेगा, ये पूरे कैलकुलेशन के स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट फाइनली पता चल गया, कौन सा रिजल्ट, चलो मैं एक बार निकाल देता हूं फिर उसके बारे में और आगे बात करूंगा। अब ये सारा रफ वर्क थोड़ा सा हटाते हैं यहां से। तो यू विल सी कि हमारा जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। ये हमारे पास रेंज है, और ये रेंज के अंदर आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है ये तो अपना पुराना दोस्त है, ये तो ओरिजिनल रेंज थी। ओरिजिनल रेंज में सिर्फ m2 अपॉन m1 प्लस m2 मिला दो, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है। और तो जो नई रेंज आएगी हमारे पास ये आ जाती है पुरानी रेंज इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बात। एंड यू कैन सी कि m2 अपॉन m1 प्लस m2 विल ऑलवेज बी काइंड ऑफ लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि रेंज थोड़ी कम तो होगी, वो ठीक भी है, अगर रिकॉइल में थोड़ा सा पीछे जा रहा है तो उसकी वजह से रेंज थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, लेकिन कितनी रेंज मिलेगी वो आप बड़े आराम से डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रिजल्ट का यूज करके निकाल सकते हो। और फर्दर देख लो एक बार कि m1 m2 क्या थे। जानबूझ के जो ये मेरी डेरिवेशंस है उसमें मैं कभी इसको m1 लेता हूं कभी उसको m2 लेता हूं, ये जानबूझ के कर रहा हूं मैं, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे रटने पे आ जाते हैं
वो नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझ लो, और क्योंकि इस फॉर्मूले में मैक्सिमम थोड़ी बहुत अगर गलती होती भी है तो यही होती है कि वो M1 M2 लोग उल्टा डाल देते हैं। तो ये याद करके मत बैठना कि M1 इसका बुलेट का मास है, M2 जो है वो गन का मास है। जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आप थोड़ा कॉमन सेंस से देखोगे तो बेटर रहेगा। यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो रेंज का फॉर्मूला आप देखते हो तो आपको इस तरीके से इसको समझना है कि टोटल इनर्शिया तो नीचे आ जाएगा, वो तो याद ही रहेगा, और ऊपर क्या चीज रहेगी, ऊपर आप देख लो कि ऊपर यहां पे गन का मास रहने वाला है, क्योंकि गन का मास अगर ज्यादा होगा तो गन की रिकॉइलिंग कम होगी, और अगर गन की रिकॉइलिंग कम होगी तो एनर्जी ज्यादातर बुलेट को मिलेगी, बुलेट को मिलेगी तो बुलेट ज्यादा दूर जाएगी। यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो सपोज गन का मास बहुत ज्यादा होता है, गन का मास अगर बुलेट के कंपैरिजन में टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हो, अब इन्फिनिटी कुछ नहीं होता फिजिक्स में, लेकिन अगर मान लो बुलेट का मास बहुत ज्यादा होता है, आप एक काम करो, इस इक्वेशन को M2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1/m1/m2+1। अगर M2 M1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है तो रिकॉइल नेग्लिजिबल होगी, और अगर ऐसा होगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी रफली, और ये जीरो हो जाएगी, तो रेंज आपकी अप्रोक्सीमेटली R0 के बराबर ही हो जाएगी। तो ये याद नहीं करना है कि ऊपर गन का मास आएगा या बुलेट का मास आएगा, ये आप इस रिजल्ट को अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि कब ऊपर कौन सा मास आएगा, ये बात है। सो डोंट नीड टू मग अप ऑल दीज थिंग्स। यहां पे भी ये रिजल्ट आपको कोई अलग से एफर्ट डाल के याद नहीं करना है, बस पता होना चाहिए आपको, जनरली दिमाग में अपने आप ही चिपक जाता है कि जो रेंज आती है, नई रेंज और पुरानी रेंज में बस सिंपल सा ये रिलेशन होता है जो हमने यहाँ पे लिखा है, और कुछ नहीं है। और इसका यूज करके कई सारे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनको आप लगभग ओरली सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको एक ओल्ड जेई क्वेश्चन देता हूं, डेटा तो मुझे नहीं याद है, डेटा तो कुछ अलग दिया था उन्होंने, लेकिन मैं आपको एक ऐसे रफली एक कुछ वैल्यूज देता हूं। उन्होंने क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर दिया था कि एक कैनन है, मान लो एक गन वन दी थी कुछ, उन्होंने इसको 37 डिग्रीज के ऊपर माउंट कर रखा था, और ये बोला था कि ये गन एक शेल फायर करेगी, और ये शेल की कुछ इन्होंने ये दिया था कि शेल का मास 1 kg है, और गन का मास लेट अस से, चलो 1 kg से बढ़ा देते हैं, शेल इतने हल्के नहीं होते हैं, 10 kg इसका मास है, और 990 kg इन्होंने गन का मास दिया था। और ये बोला था कि इस शेल को हमने फायर किया है, और इस शेल को हम फायर करते हैं लेट अस से विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर्स पर सेकेंड। ये सिचुएशन थी, फ्रिक्शन विक्शन नेग्लिजिबल था, और क्वेश्चन में ये पूछा था इन्होंने कि इस शेल की रेंज कितनी आएगी, ये पूछा था इन्होंने, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर शेल। और अब यहां पे देख लो कि रिकॉइल विकॉइल पूरा कंसिडर करके अगर आपको शेल की रेंज निकालनी है, अगर किसी बंदे को ये थ्योरी नहीं आती है, वो बेसिक से जाने की कोशिश करता है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम 100% बन जाएगी, बट टाइम काफी लगेगा। और अगर आपको ये थ्योरी आती है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कहोगे कि भाई रिकॉइल विकॉइल के बारे में तो सोचना ही नहीं है, रिकॉइल को जाने दो। तो जो रेंज आपकी आएगी, नॉर्मली जो रेंज आएगी u² sin 2θ/g लगा के आ जाएगी, तो वो आप देख लो, वो आ जाएगी आपकी 200² इंटू 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37 डिवाइडेड बाय g। ठीक है, ये सारी चीजें सॉल्व करके आप सबसे पहले तो रेंज निकाल लोगे, ये रेंज आप निकाल के रख लो, और बस आपको इतना करना था लास्ट में कि इसको M2/m1+m2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो फैक्टर आता है ये आ जाएगा आपके पास 990 डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट्स समथिंग लाइक 0.99, ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा। तो बस जो आपको एक्चुअल रेंज मिलेगी वो मिल जाएगी 0.99 मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया था, जो कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, इस तरीके से आपको रेंज की वैल्यू मिल जाएगी, ये बात है। इनफैक्ट नाउ दैट आई रिमेंबर अ लिटिल मोर, इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं पूछा था कि रेंज, नई वाली रेंज कितनी होगी, इन्होंने, इनका क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरीके से था दैट फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेंज ड्यू टू रिकॉइल। और ये ज्यादातर बच्चे उस साल छोड़ के आए थे क्वेश्चन, बिकॉज परसेंटेज चेंज ये सारी लैंग्वेज आते हैं वैसे ही तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि ये पूरी सिचुएशन दी थी, लास्ट में एक लाइन उन्होंने ये नहीं दी थी कि इस प्रोजेक्टाइल की एक्चुअल रेंज कितनी है, वो नहीं पूछी थी। लैंग्वेज इनकी ये थी, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेंज ड्यू टू रिकॉइल, ये इनका क्वेश्चन था। अब आप देखो, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन रेंज ड्यू टू रिकॉइल चाहिए, मैं लिख देता हूं एक बार, परसेंटेज चेंज
इन रेंज ड्यू टू रिकॉइल, अगर ये चाहिए तो आप देख लो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर रिकॉइल नहीं होती है उस केस में जो रेंज होती है वो निकाल लो, रिकॉइल होती है वो वाली रेंज निकाल लो, और इनका जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे चेंज इन रेंज। तो अगर आपको चेंज पूछा है तो चेंज हो जाएगा इतना, और अगर परसेंटेज चेंज पूछा होता है तो परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है परसेंटेज चेंज। तो ये परसेंटेज चेंज है जो आपको निकालना होगा, और ये कैलकुलेशन और ज्यादा, कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखो तो ये और ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज यू कैन सी कि अब हमारे कैलकुलेशन में आप देख लो कि R0 तो जो था वो था, हमने जो R निकाला है ये R निकाला है 0.99 मल्टीप्लाइड बाय R0, और अब ये 0.99 R0 है तो इसका मतलब है कि दोनों R और R0 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो और ऐसे क्वेश्चंस में हमने देखा था जब हम एरर्स वगैरह की बात कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में आइडियली इस क्वेश्चन में R आना चाहिए, लेकिन अगर R और R0 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप R की जगह अप्रोक्सीमेटली R0 भी रख दोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काम चल जाएगा। और ऊपर कर दोगे तो नहीं चलेगा, बच्चे कई बार इसमें आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं सर आप नीचे कर रहे हो ना, हम तो ऊपर भी यही करेंगे। अरे भाई ऊपर नहीं कर सकते, आप ये भी तो देखो कहां पे चीज कर रहे हो, बिकॉज अगर आप ऊपर ही कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का सारा खेल यही था कि आप 0.001 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन कब, अगर ये 1 के अंदर ऐड हो रहा है तो आप इसे नेग्लेक्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे नेग्लेक्ट कर दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कोई भी अप्रोक्सीमेशन ये देख के करना पड़ता है कि आप उसको कहां पे कर रहे हो। तो ये मत सोचना कि सर यहां पे आपने R को R0 रख दिया तो हम यहां पे भी रखेंगे और जीरो निकालेंगे हम आंसर, ऐसा कुछ भी खतरनाक काम अपने को नहीं करना है। तो अब आप देखो कि अगर ये सारे कैलकुलेशंस करते हो तो ये R0 तो सीधा कैंसिल ही हो जाता है, और आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 0.99, तो 0.01 इंटू 100 ये हो जाता है 1%। सी खुद ही देख सकते हो कि कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो गए, लेकिन तभी आसान होंगे जब थ्योरी सही आती होगी। तो सारे के सारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, बिकॉज आपको ये R0 का भी जो कैलकुलेशन था, ये पूरा जो मैंने आपके लिए छोड़ा था कैलकुलेशन, ये भी करने की जरूरत नहीं है। बिना कैलकुलेशन R0 का कैलकुलेशन किए R0 को कैंसिल कर दोगे और आपको सीधे मिल जाएगा कि रिकॉइल की वजह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 1% का चेंज आएगा इन रेंज, ये बात है। तो यू कैन इजीली सी द पावर ऑफ नोइंग गुड थ्योरी फिजिक्स में। इसीलिए सारे टीचर्स कहते हैं थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना कि थ्योरी खाली ऐसा नहीं कि बोर्ड लेवल की थ्योरी को करके खत्म कर दोगे तो बस उसी से जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। रैंक बिल्ड करनी है, एडवांस में सिलेक्शन लेना है, तो आपको थ्योरी में डीप में जाना पड़ेगा, और डीप में जाके ये सारी चीजें देखोगे, ये सारे के सारे आइडियाज क्लियर होंगे, तब जाके आपकी एग्जाम में स्पीड बनेगी, और उस स्पीड का यूज करके फिर अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू गेट मोर मार्क्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पे हमने रिकॉइल की अभी तक थोड़ी बहुत बात करी है। शॉर्ट में अगर देखें तो हमने ये बात करी कि अगर आप किसी भी गन को फायर करते हो, वन डायमेंशनल केस होता है, तो रिकॉइल वेलोसिटी होती है मजल वेलोसिटी v0 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, जहां m1 क्या होता है ये आपको सोचना है। और दूसरा हमने एक और केस देखा कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल वाले केस में भी अगर आप रिकॉइल करवाते हो तो भी वो ओरिजिनल फॉर्मूला चल जाता है, बट v0 की जगह v0 cos थीटा डालोगे तो आपको गन की रिकॉइल वेलोसिटी मिल जाती है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर अब इस केस में नई वाली रेंज चाहिए, तो नई वाली रेंज पुरानी वाली रेंज के ही बराबर होती है, बस उसमें ये जो चीज है ये m2 अपॉन m1 प्लस m2 आपको मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज इट, ये बात है। तो ये हमने अभी तक कुछ छोटी मोटी चीजें तो रिकॉइल के बारे में देख ली है।